सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, बढ़ती दूरियां और नज़दीकियां ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर प्यार, मोहब्बत, खुलूस, रवादारी और एहसास पर हो तो रिश्ते पायदार यानी मजबूत और पक्के होते हैं। लेकिन अगर इन कुर्बतों या नज़दीकियों की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मुफाद हो या लालच हो तो फिर नज़दीकियाँ मेरे ख्याल से फ्रॉड हो जाती हैं और हमेशा के लिए दूरियां अंजाम होती हैं। बदकिस्मती से कह लें कि हमारी सियासी तारीख इसी ज़ाती मुफाद और लालच से भरी पड़ी है। यहाँ अवाम के नाम पर बनते हैं सियासी इत्तेहाद, लेकिन असल में पीछे होता है किसी न किसी का ज़ाती मुफाद, सिर्फ मुफाद। अब ये नज़ारा बदकिस्मती से पाकिस्तानियों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार देखा, जिन पर सियासतदान खुद अपने जलसों में गद्दारी के बाकायदा फतवे लगाते रहे, उनके खिलाफ आवाम के जज्बात को भड़काते रहे। फिर जब उनसे मिलने में अपना फ़ायदा नज़र आया तो उनकी ढिठाई देखिए कि फिर उन्हीं गद्दारों और दुश्मनों को गले लगाया और भाई भाई के नारे लगवाए। यूँ तो ज़ाती मुफादात का नज़रिया लेकर ऐसा टोला ज़िंदगी के हर शोबे में पाया जाता है, आपको नज़र आएगा। लेकिन सियासत की दुनिया में इस मुफाद परस्त जो टोला है, इसकी कहानी आपको अलग ही दिखाई देगी, जिसका नया शाहकार अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। जी, मैं बात करें बिलावल जरदारी के नवाज शरीफ पर अदम एतमाद की, या ला ताल्लुक़ के इज़हार की आप बात कर लें। जी, ला ताल्लुक़ का जो इज़हार किया गया, कह लें कि आखिर में वही हुआ जिसका अंदेशा था, इसका खौफ था। आखिर वही हुआ जो दीवार पर लिखा साफ नज़र आ रहा था। कह लें कि वही हुआ जो ग्राउंड रियलिटी थी। चुपचाप बैठे बिलावल को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर कोई बात है, या तो उनकी तबीयत पर वो जो बात है वो नागवार गुजरी है, या फिर कोई ऐसी बात है जो उनको अंदर ही अंदर तंग कर रही थी। बिलावल अपनी बहन मरियम के साथ तो हैं, लेकिन इनमें कोई बहुत ज़्यादा आप देख लें कि जोश या वलवला देखने में नहीं आया। पीडीएम के हर जलसे में बिलावल का दिमाग तो जलसों में था, लेकिन दिल कहीं और था। मुस्लिम लीग नून और मरियम की तरह इनमें सियासी वलवला आप कह लें या जोश जो था वो कम नज़र आ रहा था। बिलावल, हम कह सकते हैं कि आखिरकार अपनी जो दिल की बात है वो ज़बान पर ले ही आए। दिल की बात कभी ना कभी ज़बान पर आ ही जाती है, याद रखिएगा। बिलावल ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें सियासत के हम कह दें कि दरो दीवार हिलाकर रख दी तो गलत नहीं होगा, यानी सब शक के दरवाजे बंद हो गए और यकीन की लहर ने डेरे जमा लिए। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो गुजरांवाला जलसे के दौरान पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर अपनी राय का खुलकर इज़हार किया और कह लें कि जी बिल वास्ता मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। बिलावल ने साफ कह दिया कि नवाज शरीफ ने जो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं उन्हें उम्मीद है कि वो इसके सबूत भी पेश करेंगे। अब मैं इस पर यही कहूँगी कि बिलावल साहब, नवाज शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ हवा में तीर छोड़ा है जो कभी भी निशाने पर भी नहीं लगा और ना लगेगा। मन घड़त बातों का भी भला कोई सबूत दे सकता है? सबूत होगा तो सबूत देंगे ना, क्योंकि मन घड़त बातों का कोई सबूत नहीं होता और नवाज शरीफ के पास भी कोई सबूत नहीं है। बस उन्होंने अंधाधुंध पाक फौज, मुल्क की सलामती के इदारों पर वार किए हैं। बिलावल ने अपने इंटरव्यू में साफ और वाज़ेह अंदाज में ये भी कहा है नाजरीन कि पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त, ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं वो, कि पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नवाज लीग ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया था। और उन्होंने मज़ीद बताया है, क्या कहते हैं वो, कि वहाँ यानी APC में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर, और इस पर इत्तफाक किया हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। अब बिलावल ने नवाज शरीफ के बयानिए पर अब हम कह सकते हैं कि वाज़ेह लकीर खींच दी है। बिलावल ने नवाज शरीफ को साफ साफ क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि ये बयानिया आपको मुबारक हो, वो इसका बोझ नहीं उठा सकते। बिलावल के बयान के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है कि नवाज शरीफ ने बिलावल को वो पत्ते दिखाए नहीं जो उन्होंने असल में खेले, यानी डबल क्रॉस किया। नवाज शरीफ ने बिलावल को डबल क्रॉस किया, पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की
और बिलावल को अंदाज़ा नहीं था कि गुजरावाला जलसे में नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ अपनी लंबी ज़बान निकालेंगे। यानी नवाज शरीफ की हम कह सकते हैं जो डंग मारने की आदत है ना, वो गई नहीं है, वो अभी भी उनके साथ ही है। वो इंसानों को पर की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और नवाज शरीफ इस बार भी बिलावल का कंधा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बिलावल ने इस बयान के बाद अपने कंधे से नवाज शरीफ का हाथ झटक दिया बाकायदा। मरियम नवाज का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा, फिर मैं मजीद बात करती हूँ। मरियम नवाज बिलावल को बाकायदा मक्खन लगा रही हैं कि वो बहन भाई हैं, मिलकर चलेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। अब नाज़रीन, माजी बड़ा जालिम होता है। शायर अख्तर अंसारी का एक शेर मुझे याद आ गया, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ मेरे ख्याल से हाफिज़ा भी शायद कमज़ोर हो गया है। चले कोई बात नहीं, हम याद करवा देते हैं कि माजी में वो पीपल्स पार्टी के कंधों पर बंदूक रख के कैसे चलाते रहे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई और दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। दोनों रहनुमाओं का उस मौके पर क्या कहना था कि हम दोनों के दरमियान भाई जैसा ताल्लुक है और आगे जाकर बिलावल और मरियम हमारे रिश्ते को लेकर आगे चलेंगे। यकीन जाने इनकी बातें याद करती तो मुझे हंसी आ जाती है। आसिफ जरदारी ने असल मायनों में नवाज शरीफ को अपना बड़ा भाई माना, लेकिन उस बड़े भाई का खून सफ़ेद था और डंग मारने की आदत थी बड़े भाई को। सो अपना रंग दिखा दिया बड़े भाई ने। पहले नवाज शरीफ ने जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिलवाया और फिर अपनी आदत से मजबूर होकर, फितरत से मजबूर होकर इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जरदारी साहब के पीठ में छुरा घोंप दिया। इसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गई और होनी भी थी। लेकिन अब फिर बुग़्ज़ इमरान में, इमरान खान के बुग़्ज़ में मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी जमातों की एक खिचड़ी बनाई, लेकिन एक खिचड़ी उबलने से पहले जल गई, क्योंकि नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बुग़्ज़ की गर्मी ने पहले ही इसको जला कर रख दिया। और अब बिलावल का बयान सबके सामने है। अब मेरा मरियम नवाज से सवाल है कि जब बिलावल आपका भाई, बकौल आपका भाई है ना, आप कहती हैं, जब बिलावल आपका भाई होकर आपके फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर साथ नहीं दे रहा, तो मरियम बीबी आपके इस नाकाबिले बर्दाश्त बयानिए पर आवाम किस तरह से आपका साथ देगी? आप ये सोच भी कैसे सकती कि आवाम इस बयानिए पर आपका और आपके वालिद का साथ देंगे? आप इस बयानिए पर तन्हा थे, तन्हा हैं, और याद रखिएगा मेरे अल्फाज, तन्हा ही रहेंगे इस बयानिए पर, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता। ये आप बाप बेटी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और बिलावल भी यहाँ कहना पड़ेगा कि एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आप साबित करते हैं ना अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपने अमली इक़दाम से। तो बिलावल ने यह साबित की है कि वो सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। यहाँ तारीफ़ बनती है बिलावल को, मैं करूँगी खुल के तारीफ़। जब एक एंकर ने उनसे सवाल किया बिलावल से कि आप नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं ही हैं, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो ज़रा आप जवाब देखें, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लिप चलाइएगा टीम जी। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि बिलावल ने इस सवाल पर बाकायदा नज़रें चुरा ली। अब इसका साफ साफ क्या मतलब है? यही मतलब है कि वो नवाज शरीफ के इस बयानिए को नहीं मानते हैं। और नहीं मानने वाली बात से मुझे कुछ याद आ रहा है, हमने अपने बहुत से प्रोग्राम्स में, जितने भी प्रोग्राम्स आप देखते हैं ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम में, मैंने बहुत से प्रोग्राम में नवाज शरीफ के रियासत मुखालिफ बयानिए और पीपल्स पार्टी के इस बयानिए की मुखालफत पर खुलकर बात की है। ऐसा ही है। और मैंने आपको बहुत पहले ये बता दिया था कि बिलावल बहुत जल्द नवाज शरीफ के इस बयानी से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर देंगे और पीटीएम के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। और आज देख लें, और मेरी इस बात पर बिलावल के बयान ने बाकायदा, मैं कह सकती हूँ कि मोहर लगा दी है। एक पिछले प्रोग्राम का क्लिप होगा टीम, वो चलाइएगा। नाज़रीन, साकिब लखनवी लिखते हैं, उनके एक मशहूर गज़ल है जिसका मिसरा है, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्होंने बात किन हालात में या किस कॉन्टेक्स्ट में की, इसका तो मुझे नहीं पता कि उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी जब उन्होंने ये लिखा, लेकिन इस वक्त ये मिसाल पीडीएम पर बिल्कुल फिट बैठती है। अपोजिशन जमातों का ये इत्तेहाद सियासी हिचकोले खाने लगा है। ये इत्तेहाद बनाया तो इसलिए गया था कि तमाम जमातें मिलकर मौजूदा हुकूमत का खात्मा करेंगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि लेने के देने पड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी की शिरकत से ऐसी पड़ी है बरकत कि बुरी होने लगी है अब हालत। जी, आप ठीक समझे, मेरा इशारा नवाज शरीफ साहब की तरफ है,
जिन्होंने ऑपोजिशन की एपीसी से अपने ज़ाती और मुतनाज़ बयानिए की एक ऐसी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की है जिसने पीडीएम इत्तेहाद की इमारत को खतरे में डाल दिया बाकायदा। अवाम के मसाइल के नाम पर बनने वाले इस इत्तेहाद के जलसों में अवाम का जिक्र कम और इदारों पर हमले बल्कि मुल्की सालमियत पर हमले ज़्यादा आपको सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। इस इत्तेहाद में शामिल हर पार्टी की तरह पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करना चाहती है, लेकिन उसका मामला दूसरों और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून से अगर आप कंपेयर करें बहुत अलग दिखाई देगा। मुस्लिम लीग नून के फौज मुखालिफ बयानिए ने दोनों जमातों के दरमियान हम कह सकते हैं कि एक लकीर, वाज़ेह लकीर खींच दी है। बिलावल ज़रदारी को मुल्की सलामत इदारों पर मुकम्मल एतमाद है, वो इदारों के साथ खड़े हैं। अब मुकदमे आसिफ अली ज़रदारी साहब पर भी हैं, ऐसा ही ना नाजरीन, बिलावल पर भी। लेकिन इसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी ने मुस्लिम लीग नून की तरह इसका इल्ज़ाम इदारों पर नहीं लगाया। अब इस बात पर पीपल्स पार्टी की मेरे ख्याल से तारीफ़ बनती है कि उसने पीपल्स पार्टी ने सियासत को अलग रखा और मुकदमात का सामना भी कर रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर हम नून लीग की बात करें तो मुसलसल इदारों पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग कर रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपनी लूटी हुई दौलत बचाने के लिए नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज अपनी हर तकरीर, हर जलसे में पाक फौज पर तनकीद ज़रूर करते हैं। इसी वजह से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से दूर होती हुई दिखाई दे रही है और ये तकसीम आपको आने वाले दिनों में वाज़ेह तौर पर नज़र आएगी, याद रखें। यानी पता लग जाएगा कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल रही है और यही वजह है कि अब मुस्लिम लीग नून फ्रस्ट्रेशन का बाकायदा शिकार नज़र आ रही। जी नाज़रीन, मेरे पुराने प्रोग्राम का क्लिप आपने देखा, जो बात मैंने पहले प्रेडिक्ट की वो दुरुस्त साबित हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि सियासत मुफादात का खेल है और मुल्क दुश्मनी करके, इदारों पर हमले करके नून लीग जिस मुफाद को हासिल करने की कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी एटलीस्ट इसका साथ नहीं दे सकती और ना देगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून को ये बात पता नहीं क्यों समझ नहीं आती और उन्हें ये लगता है कि सब अच्छा है, सब परफेक्ट है, आइडियल है। पीडीएम के सफ़ों में मुकम्मल इत्तेहाद है, मरियम और बिलावल में बहन भाई वाला रिश्ता अभी भी बरकरार है, लेकिन सब बातें, सब दावे धुआं बनकर उड़ गए। या यूँ कह लेना ज़्यादा मुनासिब होगा यहाँ पर कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अच्छा नाज़रीन, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि इनका इत्तेहाद बना रहे या टूटे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो अपने मुफादात के लिए अपने सगे को भी पाँव के नीचे रौंदने से बाज नहीं आती है। मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाहिर रियासती इदारों के लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में वो खुद मुश्किलात के बाकायदा भंवर में फंस चुकी है, जहाँ से अब इनका निकलना एटलीस्ट मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अब पीडीएम के जो तमाम सतून हैं वो नवाज शरीफ के उस बयानिए से बाकायदा लर्ज उठे हैं। बस अब पीडीएम की जो गिरती दीवार है ना, उसको एक धक्का देने की ज़रूरत है। बिलावल ज़रदारी एक मैच्योर सियासतदान आप कह लें, बड़ा उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहरा किया यहाँ पे। अपने बीबीसी के इंटरव्यू में एक बार फिर उन्होंने पाक फ़ौज पर खुलकर मुकम्मल एतबार का इजहार किया। ज़रा देखिए बिलावल क्या कहते हैं। देखा आपने नाज़रीन कि बिलावल ने इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके बाकायदा ये बात साबित कर दी कि वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए से कतई इत्तफाक नहीं करते। अब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में हम कह सकते हैं कि आग लगी होगी। अब दिल ही दिल में बिलावल बहुत बुरे लग रहे होंगे, बहुत से लोगों को दुश्मन भी बन गए होंगे इनके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी ज़ात में डिक्टेटर है। मेरे अल्फाज पे गौर करें, मुस्लिम लीग नून अपनी ज़ात में आमिर है, डिक्टेटर है। इन लोगों का दिल और दिमाग दोनों छोटे हैं। ये लोग अदलिया पर, फ़ौज पर तनकीद के नश्तर चलाते हैं, रियासत मुखालिफ जहर उगलें, और जब मीडिया इन पर पाबंदी लगाए तो मीडिया बहुत बुरा बन जाता है, इनका दुश्मन बन जाता है। ये कहते हैं कि मीडिया गुलाम है। अब मैं आपको ज़रा अमेरिका की एग्जांपल दूंगी। अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका, जो कि जमहूरियत का बाकायदा अलंबरदार है और असल मायनों में वहाँ जमहूरियत पाई जाती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल आप ट्रंप की तकरीर से ले लें कि ट्रंप की तकरीर नशर करने पर बाकायदा अमरीकी मीडिया ने पाबंदी लगाई। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की वो तकरीर, अब आप सोचें ज़रा, कि जिसमें उन्होंने सिर्फ धांधली की बात की, इसके अलावा ना किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने ज़बान दराजी की, ना कोई इल्ज़ामात की बुछाड़ की। अब देखें कि ट्रंप की उस तकरीर में कोई नफरत अंगेज़ बाकायदा बात नहीं थी, इंतशार फैलाने वाली बात नहीं थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई। अब सोचें ज़रा, सुपर पावर अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ सिर्फ झूठ बोलने पर पाबंदी लगाई, और वो भी जिसने अभी अभी इतने बड़े मुल्क की सदारत की हो, उसकी तकरीर पर पाबंदी। वो मुल्क का सरबरा है, लेकिन अमरीकी मीडिया ने सिर्फ उनके झूठ बोलने पर, उनकी तकरीरों को नशर करने पर पाबंदी लगा दी।
और ट्रंप ने बावजूद इसके कि वो इंतखाबात हारने के करीब हैं, इसके बावजूद उन्होंने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार किया। अब अमेरिका में कितनी बड़ी जमहूरियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, यहाँ वज़ीर आज़म नाअहल होता है तो क्या कहते हैं जी, जजेस बुक्स से भरे हैं, और फिर कहा जाता है कि इन जजेस को उठाकर बाहर फेंक दो क्योंकि ये नवाज शरीफ के हक में कभी भी फैसला नहीं देंगे, यानी जो नवाज शरीफ के हक में फैसला नहीं देगा उसको उठा के बाहर फेंक दो। क्या बात। और इस चीज़ का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी किए जाते हैं, पाक फौज के सरबराह DGI पर धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं खुलेआम सरेआम, और दूसरी जानिब ट्रंप हैं जो सिर्फ धांधली की बात करते हैं, किसी इदारे पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाते, ना किसी को टारगेट करते, लेकिन फिर भी अमरीकी मीडिया उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा देता है। अब खुद कंपैरिजन कर लें। और यहाँ एक करप्ट नाअहल और इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी करने वाले पर मीडिया पाबंदी लगाए तो फिर कहा जाता है कि मीडिया हमारी आवाज़ दबा रहा है। ये तो जी आज़ादी इज़हार राय पर हमला हो गया। सच ये कि हमारे मीडिया ने, मैं आज ये बात कहूँगी, हमारे मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया, रियासत मुखालिफ बयानिए को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि आप तो मुल्क में फ़ौज के खिलाफ अवाम में जहर भरना चाहते थे। आपका एजेंडा है, आप इस एजेंडे को लेकर चलना चाहते हैं ताकि किसी तरह लोगों को बगावत पर उकसाया जाए। और किसके कहने पे आप कह रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आप अपने मुफाद को देख रहे हैं इस टाइम पर, किसके हाथों में खेल रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब मीडिया आपके इस एजेंडे की तकमील क्यों करे, नहीं करेगा, कैसे कर सकता है, क्यों करे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून को बस हाँ सुनने की आदत है। मुस्लिम लीग नून अपनी आप में बहुत बड़ी आमिर है, जिनके सामने सर उठाकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो इनके नज़दीक सबसे बुरा होगा, सबसे बुरा होगा। अज़मा बुखारी साहिबा के क्लिप पे टीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने, इन्हें दावा जमहूरियत की अलमबरदारी का, और ये है इनकी बर्दाश्त, ये है इनकी जमहूरियत के पार्टी कायद अगर गलत बात करे, मुल्क दुश्मनों की बोली बोले, अपने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्की इदारों पर बाकायदा हमले करे, उन्हें मतनाज़े बनाए, बदनाम करने की कोशिश करे, और पार्टी में से कोई उठकर कह दे कि ये गलत है, मुल्क दुश्मनी है, तो फिर इनकी जमहूरियत पसंदी का सारा मेकअप उतर जाता है और अंदर से जो असल चेहरा है ना वो निकलता है। वो चेहरा जो अभी आपने ये अज़मा बुखारी के जज्बात की शक्ल में देखा, उस चेहरे की मैं बात कर रही हूँ। बड़ी माजरत के साथ, आपका बड़ा सियासी तजर्बा है, बड़ी जिद्दोजहद है, लेकिन मैं अब सच बताने लगी। और सच क्या कहते हैं, सच तो कड़वा होता है, और लगेगा सच कड़वा, और सच सच होता है। याद रखिएगा, कितना भी कड़वा हो, सच सच होता है। कहने की हिम्मत भी किसी किसी में होती है, जिसको फिर सच बोलने की आदत होती है वो फिर सच बोलता है, चाहे सामने वालों को कितना भी कड़वा लगे। और सुनकर बर्दाश्त करने की हिम्मत भी किसी किसी में होती है। हकीकत क्या, हकीकत ये है कि आपको जमहूरियत की अलिफ बे का भी नहीं पता, बल्कि मैं कहूँगी कि इसमें इस बे में जो ये नुक्ता है ना, इस नुक्ते का भी आप लोगों को नहीं पता। मुझे बताएं कि आप करेंगे जमहूरियत का दिफा, आप लोग वो जिन्हें अपनी पार्टी में इख्तिलाफ राय बर्दाश्त, जिन्होंने बस ऐसे जी ज़ूरी करनी है, आप करेंगे जमहूरियत का दिफा। जमहूरियत इसको कहते हैं आप कि आप अपनी राय का इजहार ना कर सके, आप इख्तिलाफ राय का आपको हक ना हो। आप लोग बड़ी बात कहते हैं आज़ादी इजहार राय, पार्टी में तो पहले इसके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट करें ना कि आज़ादी इजहार राय हमारी पार्टी में नहीं है, यानी सिर्फ जी हुजूरी करनी है, जी 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 करना है, बस अपनी राय का इजहार नहीं करना। मतलब आप जमहूरियत का दिफा करेंगे। जाने दे आप लोग, ये धोखा, ये गोलियां, ये लॉलीपॉप देना बंद करें आप। लगता ये कि शायद इन्हें इसी चीज़ का आसरा है, मुझे ये लगता है कि शायद इनको आता ही अब ये काम है। मरियम नवाज का क्लिप होगा, टीम ज़रा वो भी चला दें। सुना आपने जी कि क्या बातें कर रही हैं, और इजहार राय, मतलब ये कहते हैं पाबंदी इजहार राय। मैं इनको ज़रा याद करवाना चाहती हूँ, बुजुर्ग रहनुमा के मियाँ जलील शरकपुरी साहब, किस तरह सरेआम तौहीन की गई उनकी। सिर्फ इख्तिलाफ राय पे पार्टी से उठा के किसी को बाहर निकाल के फेंक देना, ये आपकी आज़ादी इजहार राय, मतलब दूसरों का वो सबक पढ़ा रही हैं जो आप लोगों को खुद ही याद नहीं है। आप किसी को ना वो बात सिखाते हुए अच्छे लगते हैं मरियम बीबी, जो आपकी अपनी पार्टी में भी इसमें अमल दरामद किया जा रहा होता है। आपकी अपनी पार्टी में किसी को आज़ादी इजहार राय, ये हक है कि आप किसी की राय सुन सकें। आपके वालिद मोहतरम जो कह देते हैं बस पे सबने जी हुजूरी करनी है, आप सिखाएंगी लोगों को ये बातें? बस करें अब, आप अपना इमेज आप ख़राब कर रही हैं। अपनी पार्टी में आप कारकुनों को किसी किस्म की आज़ादी देने को आप लोग तैयार नहीं हैं। आप पाकिस्तान को जमहूरी आज़ादी दिलवाएंगे कैसे? पहले अपने घर में एग्जाम्पल सेट करता है ना बंदा, फिर कोई आप पे एतबार करेगा, एतमाद करेगा, हाँ भाई ये तो खुद ऐसे करता है तो ये सही कह रहा है।
मतलब आपने वहां जो एग्जाम्पल सेट की और आपके वालिद मोहतरम ने जहां जो एग्जाम्पल सेट की, आप दावे करते हैं, आपके मुंह से तो दावे अच्छे ही नहीं लगते हैं। अभी ये देखिए ना ताज़ा खबर कि मरियम नवाज ने अपनी जमात में नवाज शरीफ के बयानी के खिलाफ बोलने वालों की बाकायदा लिस्टें मंगवा ली हैं। यानी सीधा सीधा पार्टी रहनुमाओं को बताया जा रहा है कि वो नवाज शरीफ के मुल्क दुश्मन बयानी से वफादारी का हलफ दें, वरना फिर आप समझदार हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जमहूरियत लेकर आएंगे, ये आज़ादी इजहार को यकीनी बनाएंगे ये लोग? और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को आप देखें, बिलावल की पार्टी में मेरे ख्याल से इनसे बहुत ज़्यादा जमहूरियत है। एतजाज़ अहसन जो नून लीग से इत्तेहाद पर अपनी पार्टी पर तनकीद करते हैं, वहाँ एतजाज़ अहसन के इख्तिलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि आपको हम पार्टी से निकाल देंगे। और नून लीग की ज़रा अब आप देख लें कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये जलील शरकपुरी साहब है, मेरे जहन में अचानक वो आगे वो हैं, उस तरह के उनके साथी हैं, सीनियर हैं ये, जिनकी पार्टी के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, सरेआम उनकी तौहीन की जाती है, उन्हें उठाकर पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। फिर बिलावल की जमात में जमहूरियत हुई ना, नून लीग में तो नहीं है। मान लें इतनी सी बात कि नून लीग एक तंग नज़र जमात है, तंग नज़र जमात जिसकी सियासत का मरकज़ और महवर सिर्फ नवाज शरीफ है या शरीफ ख़ानदान के। आप समझ लें कि हर जायज़ और नाजायज़ बात को बर्दाश्त करना, उसको दिफा करना, करप्शन का दिफा करना। और मुझे तो तरस आता है जो उनके पार्टी के सीनियर रहनुमा है ना, यकीन जाने मुझे उन पर तरस आना शुरू हो गया है कि किस तरह वो अपनी ज़बान बंद करके जी हजूरी करते रहते हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? ये लोग आपके साथ कब तक चलेंगे? ज़रा अब आप सोचिए, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और अमेरिका में वैसे कोई बात मुश्तरक हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि बिल्कुल मुश्तरक है और बिल्कुल लगता है कि मुमासलत रखती हैं दो चीज़ें आपस में। वो क्या है जी कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम पर रोना धोना है ना, वो उरूज पर है। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, पाकिस्तान में नून लीग इदारों पर वार करने में मसरूफ़ है। और दूसरी जानिब अगर हम अमेरिका में देखें तो ट्रंप किसी इदारे का नाम लिए बगैर अपना राग अलाप रहे हैं, रोना रो रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आज के इस प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं चौधरी गुलाम हुसैन साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जो इससे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी, अमरीकी मीडिया ने एक मौजूदा सदर है वहाँ के जी, और वो स्पीच कर रहे थे, स्पीच के दौरान स्पीच को दिखाना बंद कर दिया चौधरी साहब, इसलिए क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा था। अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, पाकिस्तान में अगर एक इश्तिहारी की तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए तो उसे जमहूरियत पर डायरेक्ट कह देते हैं कि जी वार करार दे दिया जाता है, तो जमहूरियत पे बहुत बड़ा हमला कर दिया गया, सोची समझी साजिश के तहत कर दिया गया। हम कह सकते हैं कि अमेरिका में भी जमहूरियत नहीं है फिर तो? नहीं, हर जगह वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल कर रहा है। पाकिस्तान में भी आपने देखा है कि भाई जो कुछ लोग हैं उन्हें हमने डॉक्टर फ़िज़ा अकबर जो ग्रेट एनालिस्ट एंकर है और अपनी उन्होंने जगह मेहनत और जहानत से बनाई है, और बोल्ट चैनल का भी एक अपना मकाम बन गया स्लोली ग्रेजुअली अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड कॉन्स्पिरेसीज। हैविंग सेड दिस, तो वो इस मुल्क में यानी जो लोग आइन और कानून के तहत अदलिया ने जिनको डाकू चोर और झूठा और खाइन और जो भी था अदालती फैसलों के ज़रिए उनको ख़त्म किया, उनका डिस्क्वालीफाई किया, उन लोगों की तकरीरें कराई जा रही हैं बाएहतमाम। और अभी तक इलेक्शन कमीशन और अदलिया और हुकूमत सब सोए हुए हैं कि भाई आप जो ये फ़ौज पर और फ़ौज की क़यादत पर हमले हो रहे हैं और आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है, और जो लोग इंडिया के बयानिया के साथ खड़े हैं उनका तुमने क्या, यानी वो हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग जाने दे रहे हैं, हमारे लोग जो हैं सिविलियंस क्या फ़ौजी क्या उनके ऊपर वो दहशत गर्दी मसलत करते हैं आए दिन। अभी पिछले महीने आपने देखा 30-40 बंदा शहीद हुआ है। तो उन लोगों के साथ यानी दुश्मन के साथ और उनके गमाश्ते का जो किरदार अदा कर रहे हैं उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो रही है। और ये गवर्नमेंट जो है, और ये जो है माफ़ करना, 2 पट्टियाँ चल जाए ना ये जो टिकर होते हैं तो बस अपना वो बंद करो वो FIR वापस दे लो। भाई क्या हो रहा है? ये आप लोग जो है जो दुश्मन के साथ खड़े हैं उनके साथ हो या पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की फ़ौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा और उनके साथ जो है उनके साथ खड़े हो। मुझे इसका जवाब दे दें ब्रिगेडियर हारिस नवाज और डॉक्टर फ़िज़ा अकबर।
ठीक है जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती है। चौधरी साहब ने बड़ा अहम एक पॉइंट रेज किया है जी। ब्रिगेडियर साहब आपने उनकी बात भी सुनी होगी। अब जी दुनिया की सुपर पावर है अमेरिका, अगर इसका सदर इलेक्शन नताइज पर तनकीद करता है तो फिर उसकी जो तकरीर है वो दिखाई नहीं जाती है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर पाकिस्तान में एक शख्स बाकायदा मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ जहर उगलता है, बाकायदा जहर उगलता है, बात नहीं करता, उसकी तकरीर का बाकायदा दिफा करने वाले लोग सामने आ जाते हैं। कौन लोग हैं ये, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के बारे में? डॉक्टर फिजा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इट्स नॉट ओनली अमेरिका, इंडिया हमारे सामने नेबर हैं, उनकी जरूरत नहीं है वो कि उनका मीडिया अपनी हुकूमत के खिलाफ या रॉ के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ की बात करे। लद्दाख में जो उनके साथ हुआ है देखें उन्होंने कैसे कवर अप किया उनको। और सिर्फ ये वाहिद पाकिस्तान में यहाँ कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मीडिया आज़ाद नहीं है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्या आज़ाद होगा कि आप फौजी इदारों को, कौमी अदारे जो कि अपनी शहादतें दे रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब ने सही बात की कि पिछले तकरीबन 20-25 दिन में हमारे 22 से 25 जवान ऑफिसर शहीद हुए हैं। वो किस लिए कर रहे हैं? और वो जो जवान बैठ के इंफॉर्मेशन रूम में जब टीवी पे देखते हैं कि हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब और आपके MNAs जो जहर उगल रहे हैं अपनी फौज के बारे में नाम ले लेके, तो वो क्या कहते हैं हम इनके लिए अपनी आपका शहीद हो रहे हैं कि हम अपनी मदरलैंड के लिए तो कर रहे हैं, बट ये हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है। ये बड़ी जुल्म की बात है। और आपके सामने मिसाल आपने प्रेसिडेंट ट्रम्प की दी है, कैसे उन्होंने वहां पर उनको चेंज कर दिया। इसका मतलब ये हर जगह पर, हर मुल्क में ये होता है कि आपको इंश्योर करना होता है कि कौमी अदारा, खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में यू डोंट अटर अ वर्ड। जिस तरीके से अयाज सादिक ने बातें की हैं, सोच सकते हैं ऐसी कोई बात कर सकते हैं? अच्छा चौधरी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। चौधरी साहब जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका जो वाहिद सुपर पावर समझी जाती है, उसके जो इस वक्त सदर हैं वो 20 जनवरी 2021 तक लिजिटिमेट इलेक्टेड, ड्यूली इलेक्टेड वो सदर के तौर पर बैठे हुए हैं। अगर उनकी तकरीर नापसंद हो या आपके नजरियत के खिलाफ है तो आप उसको बंद कर दें। ये तो हालत है यहाँ जमहूरियत की पूरी दुनिया में। जी हो क्या रहा है अपने मफाद। आप यानी डॉक्टर ब्रिगेडियर हारिस साहब मुझे इसका जवाब लेके दें एस्टेब्लिशमेंट से कि आप किस किस्म की सियासत का शिकार हो गए हैं कि आपके अदारों पर, आपकी फ़ौज पर, आपके फ़ौज के सरबराहों पर इस तरह गलीज हमले किए जा रहे हैं लंदन से बैठ के, और दुश्मन के और उनके घुमाश्ते जो हैं और वहाँ रात के अंधेरे में मीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ भी एक मोहतरमा जो है वो ही अपना कॉन्विक्ट भी हैं, सजा याफ्ता है, वो भी हमले करें। तो इन्होंने सब जो बेहोश के हुए किससे खौफजदा है? क्यों कार्रवाई नहीं करते? ना हुकूमत करती है, ना फौज करती है, ना एस्टेब्लिशमेंट करती है। और मीडिया जो है मेरी बात से एग्री करेंगे जिस खातून की आपने बात की है कि वो खातून मतलब सजा याफ्ता हैं और वो खातून इजहार राय कर रही होती हैं, अपने दिल की बाकायदा भड़ास निकाल रही होती, खिताब कर रही होती हैं। ऐसे बंदे के तो खिताब पे पाबंदी होनी चाहिए जो कानून को नहीं मान रहा। और पता नहीं इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। जी जी ब्रिगेडियर साहब बताए ना ये। जी जी ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी साहब ने वैसे आपसे सवाल पूछ लिया। जी ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, चौधरी साहब के सवाल का जवाब दीजिए। बात तो वो बार बार हम बड़ी आम बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर फिजा, बात ये जब हुकूमत कमजोर होती है ना जी तो वो अदालतों को भी मजबूर करती है कि बात न करें। बात ये है कि ये हुकूमत को जिस तरीके से फौज ने, जाहिर है कि जब फेडरल गवर्नमेंट होती है तो फौज हमेशा उसके साथ होती है। जिस तरीके से मरियम नवाज ने बातें की हैं, बिल्कुल बात ठीक है। कोई वजह है कि उसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करके इसकी बेल कैंसिल करा दें? क्या मुश्किल है? सिर्फ बेल कैंसिल कराएं, शी इज अरेस्टेड। अच्छा मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जी अब जब ये आपको याद होगा कोयटा में जलसा था तो बारहा कहा गया कि जी दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई हो सकती है, जी हमें पहले से आगाह किया जा रहा है कि कुछ हो सकता है तो जी इसको डिले कर दिया जाए। तो वहाँ के जो हुकूमत के तर्जुमान थे वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे, फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी ऐसी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हुकूमतों के तर्जुमान हैं वो बैठ के इनके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जी आप जलसा प्लीज़ मुलतवी कर दें, कोरोना भी फैलेगा, दहशतगर्दी का भी खतरा है,
मतलब आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? अगर आप गवर्नमेंट में आप स्टैंड लेके यहाँ जलसा नहीं होगा क्योंकि कोरोना फैलेगा, डॉक्टर्स भी हमें कह रहे हैं कि कोरोना फैल सकता है और दहशतगर्दी का भी खतरा हो सकता है। मुझे समझ नहीं आता कि हुकूमत इतनी वीक क्यों हो जाती है जी। बदले में जवाब ही आता है, सवाल मैंने पूछा, जवाब ही आता है कि जी वो बातें करेंगे कि जी हम तो जमहूरियत की राह में रुकावट बन रहे हैं, ये होगा वो होगा। तो भाई आप सुन लेना बातें, पहले आप बातें नहीं सुनते हैं। अवाम की जान को खतरे में डाल के चौधरी साहब और ब्रिगेड साहब आप बातें सुन ले, अवाम की जान को खतरे में डाल के कि दहशतगर्दी का भी खतरा हो, कोरोना भी फैलेगा। आप सिर्फ हम बातें नहीं सुन सकते तो हम जमहूरियत की आजादी के लिए इनको इजाजत देंगे कि आए बाहर और अपने अपने दिलों की भड़ास निकालें, भले वो भड़ास पाक फौज के खिलाफ हो, इदारों के खिलाफ हो, जिसके मर्जी खिलाफ हो। जी ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आपसे भी जवाब लूंगी, इसी का जवाब मैं साहब आपसे लूंगी फिर। जी ब्रिगेड साहब। डॉक्टर फिजा, बात ये कि ये देखिए सोचने की बात ये है कि जब आपने कहा कि जासूसात के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जी जी, क्यों नहीं? इसका मतलब आप इनकरेज कर रहे हैं कि और लोग निकलें और खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दें। जब आप फौज का सिस्टम क्यों ठीक चलता है? जिसने गलत की उसको सख्त सजा देते हैं और सजा इसलिए देते हैं कि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर अदर्स। और एग्जांपल सेट हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर इस तरीके से एक्सेप्ट करते जाएंगे, जिस तरीके से नवाज शरीफ ने बाय नेम कभी जिंदगी में जरूरत नहीं दी किसी की, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने सुना कि वो फौज के मुतालिक बात करें, डीजीआई के मुतालिक बात करें, और उसके बाद उनकी बेटी उससे बढ़ के बातें करी। बिल्कुल, और फिर सादिक ने बात की, फिर खुर्रम दस्तगीर ने भी बात किया, वो भी गलत बात की। जी अगर हमारे पास और बड़े राज हैं वो बताने पड़ेंगे। आई मीन व्हाट द हेल इट इज। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी सारे 10 लो एक दफा ही। जी जी जो तो कैसे ये आप जब तक एक को सजा नहीं देंगे, उन्होंने को एक दफा सारे राज दस लेन जेड़ा सब करना कर लेन। चौधरी साहब गल है कि बात ये कि आपने इनके खिलाफ कम से कम कोई राज नहीं है इनके पास। कार्रवाई करें कि आपने सिक्योरिटी के इतना बड़ा ब्रीच किया है। आप कैसे ब्रिगेडियर साहब? जी 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 चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर फिजा अकबर अच्छा वैसे चौधरी साहब मेरी बात सुने, राज इन्होंने क्या देना है? इनका हिमायती बना हुआ था बकायदा, इसने में भाई बना हुआ मरियम का बिलावल, वो इनसे सबूत मांग रहा है। आप बताएं कौन से राज है इनके पास? इनके जो हिमायती बने फिरते हैं उनको इनके ऊपर एतबार नहीं है। बड़ी चेंज आई है, लेकिन मैं और बात करने लगा हूं। अच्छा मैं वैसे पहले दिन से कह रही थी पीडीएम के जलसे खत्म होने से पहले चेंज आ जाएगा चौधरी साहब, कि बहन भाई ज्यादा देर तक नहीं चलेंगे इकट्ठे। जी जी चौधरी साहब। नहीं मतलब नजूम तो मैं वेखदा रहना, लेकिन मेरे तुसी बड़े हो। नहीं आप मुझसे बड़े, प्लीज ऐसे मुझे शर्मिंदा ना करें। जी प्लीज। नहीं बात सुने ना, मैं और बात करने लगा हूँ बड़ी ज़रूरी, अगर आप इजाज़त दें। जी जी प्लीज। आप लोग जो है फिर इसको जी वो निहत्ती लड़की को ये कर दिया। भाई मुझे ये बताएं, ये तो मुल्क के अदारों पर और मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचा रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कि जी वो खातून है इसलिए हम उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। भाई सारी खवातीन जिनको आपने कत्ल, डाके, चोरी, फ्रॉड और बाकी जराइम में अंदर किया हुआ है, जेलें भरी हुई हैं, ये वुमेन वार्ड्स बनी हुई हैं, उनको खाली करो। वो भी खवातीन है, बिल्कुल, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की बहू है। और हमारा उन्होंने जो जराइम किए हुए हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मरियम उससे बड़ी जराइम कर रही है, लेकिन जी हमने औरत है इसलिए उसको नहीं पकड़ना। आपने फिर ये जेंडर इशू बना देती हैं। अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो उसके भी हाथ ही काट दिए जाते, यानी ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 100% हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो आखिर है, बिल्कुल, और कुरान पाक जो आ गया उस पर अमल होना है। जी अच्छा बेगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी आज आप मुझे बताएं जी चौधरी साहब कि जी 1 महीना हो गया बिलावल साहब जो हैं बैठे रहे हैं, हाँ। और यानी 16 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने मुल्क के खिलाफ ऐलान जंग किया है। आज तक इनको तौफीक नहीं हुई कि भाई कोई कार्रवाई नहीं होती। एक FIR किसी ने प्राइवेट बंदे ने लिखवाई और सबके नाम वैसे निकाल दिए। तमाशा लगा हुआ है, बिल्कुल तमाशा लगा हुआ है। अच्छा जी अब आपकी तरफ आते हैं साहब, मुझे समझ नहीं आती, बकायदा तो तमाशा लगा हुआ है, बार बार कह देते थे निज़ाम की कमजोरी है, सिस्टम की कमजोरी, सिस्टम जो है जी 3-3 बारियां इन्होंने ली, इतनी दहाइयां इन्होंने राज किया और बस ये सिस्टम नहीं बना सके। तब्दीली का नारा लगाया, 22 साल स्ट्रगल की इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब भी अपना आधा टेन्योर ऑलमोस्ट पूरा कर चुके हैं, अब तक वो भी सिस्टम होते हैं, फिर अगले इलेक्शन की तैयारी हो जाए तो फिर अब इस गवर्नमेंट से क्या हमारी एक्सपेक्टेशन होगी? मतलब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी इस लिहाज से मायूस कर रही है ना कि आपको सिस्टम चेंज करने के लिए तो वोट दिया गया था, अब आप भी अगर ये कहते रहे 2.5 साल आपने गुजार दिए कि जी सिस्टम सिस्टम सिस्टम, अगले 2.5 साल आप इलेक्शन की तैयारियों में गुजार दीजिएगा, तो फिर सिस्टम चेंज कब होगा? ये तो 5 साल ये भी खत्म कर लेंगे अपने। देखें यही लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम क्यों डिसअपॉइंटेड हुए हैं, वजह यह कि उन्होंने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि आप
करप्शन खत्म करेंगे, पैसा लूटा हुआ वापस लाएंगे, आप सो करेंगे काम। बात यह है कि आपने 2 साल में तो चले कुछ नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं कि अब लिटमस टेस्ट ये है पीटीआई गवर्नमेंट का कि 2020 जून से लेके 2021 जून तक ये अब इनके पास टाइम है, दे मेक और दे ब्रेक। इनको किसी हालत में भी जो है वो आपको मुल्क में प्राइसेस को कंट्रोल करना है, पेरिशेबल चीज़ें सस्ती करनी है, और साथ ही साथ जब आप ये डिलीवर करेंगे तो पीडीएम का नैरेटिव जो है वो खत्म हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं, पहला तो ये काम करें। नंबर 2, आपने जब पीडीएम इकट्ठा हो रहा था आपने क्या एफर्ट किया? आपके वजीरों ने सवाए और इंस्टिगेट किया, उनको और गुस्से में जलाल दरेगा, बजाय इसके कि हुकूमत नेगोशिएटिंग टीम डिटेल करती है, वो जाकर अपोजिशन में बात करती है उनको, और फिर आपने उसमें थे 11 में थे 6-7 तो बिल्कुल छोटी पार्टी हैं। ये हुकूमत को भी कंट्रोल नहीं कर सकी, चलो उन्हीं को कंट्रोल कर लें कि कम से कम इनका वो जो एक ग्रुप था उसको ब्रेक करते थे, वो भी नहीं कर सके। अभी खुदा का शुक्र है, स्टिल फील के पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा प्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी को आपने देखें तो उनके साथ में चेंज आया का मुजाहिरा करिए, हम कह सकते हैं जी। इट इज अ बिग सेटबैक टू पीटीएम, और मेरे ख्याल में अगर ये अच्छे तरीके से चलें और उनसे नेगोशिएट करें, और बाकी पार्टियां छोटी जो हैं कम से कम आप किसी पार्टी को भी ब्रेक नहीं कर सकी। हाउ कैन यू डू इट? अख्तर मेंगल आपके ग्रुप में था, फिर साजिद नकवी साहब का ग्रुप है, और जो पार्टीज हैं उनको तो लेकर आए, उनको तो साथ मिले, इनको आइसोलेट करें, वो भी नहीं कर सके हैं। और फिर जो ये है मरियम नवाज बड़े कार्ड प्ले कर रही हैं, अपने लोगों को हर वक्त कहती हैं कि जी हम 15 जनवरी को ये पार्टी चली जाएगी, 15 जनवरी को ये पार्टी चली जाएगी, ताकि उन लोगों को कंट्रोल करेंगे, कोई पार्टी से ब्रेक ना हो। ये और इसके हमारे चलिए ब्रेक से मुझे याद है, मुझे पैनल भी बार बार कह रहे हैं ब्रेक पे जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, और चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद भी। वेलकम बैक नाजरीन, हमेशा की तरह सेगमेंट में मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान और चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर सहाफ़ी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका दोबारा से बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, और सर वार्म वेलकम। सदीक, आज की बड़ी खबर क्या आपकी शेयर कीजिए नाज़रीन के साथ। जी आज जो खबर हम शेयर करेंगे वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो कि पाकिस्तान वापस आ गए हैं। एक तो अपोजिशन का बड़ा मुतालबा जो है वो पूरा हो गया है, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून का, जो मुसलसल ये एतराज़ कर रहे थे, जो मुसलसल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर ये एतराज़ कर रहे थे, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उन्होंने जहांगीर खान तरीन को NRO दिया, जहांगीर खान तरीन को फैसिलिटेट किया, उनको बाहर भगा दिया। गो के जहांगीर तरीन ना तो मफरूर थे, ना इश्तिहारी थे, ना मतलूब थे, ना उनको ज़ाती हैसियत में शुगर मिल्स का जो केस चल रहा है उसमें कहीं पर तलब किया गया था। उनकी टीम को बुलाया गया था, उनकी शुगर मिल्स की इंतज़ामिया को बुलाया गया था, और उनकी टीम के 17 अफराद 71 मरतबा FIA के सामने पेश हुए। कोई खबर नहीं आई, कोई बयान नहीं आया, कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि मेरे साथ इंतकाम हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम पेश होती रही, और आज जहांगीर खान तरीन जैसे ही वापस आए हैं तो अब मुस्लिम लीग नून का तो मुतालबा पूरा हो चुका है। अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने इश्तिहारी, फरारी, भगोड़े, सजा याफ्ता मुजरिम जो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, जो पाकिस्तान के इदारों की जुरिडिक्शन को अब नहीं मान रहे, जो कहते हैं उनके नवाज शरीफ के बेटे जो कहते हैं हम पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है, तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ का समधी और शहबाज शरीफ साहब का बेटा, शहबाज शरीफ का दामाद, वो कब पाकिस्तान आते हैं। अब मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान शुरू हो गया है कि मुतालबा तो उनका पूरा हो गया है, अब उनका इम्तिहान है कि वो अपने इश्तिहारियों, फरारियों और मफरूरों को कब और कैसे वापस बुलाते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि जहांगीर खान तरीन जो कि जिनकी इस वक्त नाराज़गी चल रही है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से, इस हवाले से कुछ लोग जो हैं, 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं काबीना के, जिन्होंने ये कोशिशें शुरू कर दी हैं कि जहांगीर तरीन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान मुलाकात भी कराई जाए और मामलात बेहतर भी कराए जाएँ। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों काबीना में भी ये बात हुई थी, जब नदीम अफजल चंद ने ये बात कही थी कि पहले तो आप जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के बाद भी चीनी की कीमत बढ़ती चली जा रही है, लेकिन अब कहाँ हैं वो रिपोर्टें, कहाँ हैं वो लोग जो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे। तो अगर वो बातें दुरुस्त थी शुगर इंक्वायरी कमीशन की, तो फिर अब तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और अब तक कीमतें कम क्यों नहीं हुई। और अभी तरीन साहब ने जो एक और काम किया वो ये है कि उन्होंने ये बात जो है वो क्लियर की है, इसकी वजाहत की है कि उनकी शुगर मिल लाहौर हाई कोर्ट में नहीं गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ शुगर मिल्स के क्रशिंग की 10 तारीख से जो शुरू करने का हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया है, जो हुकूमत का हुक्म था। और जहांगीर तरीन ने यह कह दिया है कि उनकी शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग शुरू करके और मार्केट में चीनी आना शुरू हो जाएगी, और उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में 10 से 15 रुपए चीनी की कीमतें जो है वो इसी से ही कम हो जाएंगी। ठीक है, सदीक की बड़ी खबर आपने भी सुनी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं अब जहांगीर तरीन की वापसी को? जो लोग बड़ी तनकीद करते थे कि जहांगीर तरीन को तो NRO मिल गया, भाग गए, वो उनका तो मुंह बंद हो गया, अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे?
नवाज शरीफ तो अभी नहीं आएंगे जब तक वो समझते हैं कि मेरे लिए अदलिया में और इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में ऐसे लोग नहीं है जो मुझे पहले की तरह तमाम इल्ज़ामात से बरी ज़ुम्मा करार दे दें और सारा के सारा जो है री राइट कर दिया जाए। उसके लिए वो सऊदी अरेबिया, कतर, अमेरिका, यूरोप, ख़ास तौर पर लंदन, वो हर जगह से ताने बाने जोड़ रहे हैं अपने। लेकिन यहाँ जो है इस वक्त तक हुकूमत, अदलिया, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कह लें, उनमें से किसी चोर डाकू को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं। एक ही पॉलिसी है कि जो यानी कानून की जद में आता है वो उसको फेस करे। एक बात। दूसरा, जहांगीर तरीन की सेहत लोगों को बहुत कम बताया जाता है कि उनके कुछ ख़ास हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ वो लंबा अरसा तक ज़ेर इलाज रहे हैं। जी। तो लिहाजा इसको सिर्फ सियासी रंग ना दिया जाए। और तीसरी ये बात है कि जहांगीर तरीन ने जब डिस्क्वालीफाई हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उनको यानी यहाँ लोग जो है ना, पंजाबी का जो है फिजा आपको समझ जानी चाहिए कि भरया मेला छड़ने का रवाज नहीं है। भाई आपके पास सब कुछ है, ठीक है, एक जजमेंट आ गई तो घर बैठते। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता। असल चीज़ जो आपसे भी पूछूंगा और सदीक जान से भी कि आया इस मुल्क में दो चीज़ों का कब रिवाज होगा कि जब तक ताकतवर और हुक्मरान जमात में जो लोग हैं उनके गले में रस्सा क्यों नहीं डाला जाता, नंबर एक। और नंबर दो, जो एस्टेब्लिश्ड है कि उन्होंने इतनी अरबों खरबों की लूट मार की है, ना रिकवरी हो रही है, ना उनको कैफरे करदार तक पहुँचाया जा रहा है, लोग तो इसका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, आपने हमसे पूछा तो सदीक आपसे मैं जवाब लेती हूँ। मेरा जवाब तो चौधरी साहब ये है कि जब कानून तो है लेकिन कानून पे अमल दरामद जब होगा ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नेकी की तरफ माइल करेगा। यानी जजा का कॉन्सेप्ट है, हमारा भी कॉन्सेप्ट है कि हम नेकियां करेंगे, हम जन्नत में जाएंगे, बुराइयां करेंगे, जहन्नुम में जाएंगे। और अगर आप खौफजदा नहीं होंगे, आपको ये नहीं होगा कि कानून है, इम्प्लीमेंटेशन है, अमल दरामद होगा, अगर मैं गुनाह करूंगा मेरे साथ ये होगा, अगर मैं ये जुर्म करूंगा मेरे साथ ये होगा, मेरी ये सजा होगी, तो जब तक वो सजा का कॉन्सेप्ट आपके जहन में नहीं होगा ना, लोग यहाँ पे गलतियां क्या जुराइम करते चले जाएंगे क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे सिस्टम की कमजोरी, हमारे सिस्टम की वीकनेस है। दूसरी बात है कि जो मुंह से दावे किए जाते हैं हम ये कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, 8 महीने में कर देंगे, अब प्रैक्टिकली को करके दिखाए। अब अमली इक़दामात की बारी है। बहुत हो गई बातें, बहुत सुन ली हमने। मैं तो कहती हूँ इमरान खान साहब की बहुत बातें सुन ली हैं। जी सदीक, प्रैक्टिकली करके दिखाए ना, तब्दीली लेकर आए। अब देखिए, इसमें सबसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की चेयरमैन नैब हैं, ये बात चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के अंदर भी जो लोग बैठे हैं जिन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, जिनके केसेस हैं, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी चेयरमैन नैब की है। और अगर चेयरमैन नैब पर कोई दबाव हो हुकूमत की तरफ से तो उनको वो भी खुलकर बताना चाहिए कि मेरे ऊपर दबाव है। अब जब तक वो किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे और अगर वो दबाव है तो बताएंगे नहीं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है? इमरान खान ने तो, आप अलीम खान गिरफ्तार हुए और मेरी चेयरमैन नैब से बात हुई एक बार, जब मेरी काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने बाकायदा ये बात बोली और ये मैंने उनसे बोला था कि मैं टीवी पे बोल दूंगी ये बात, कि उन्होंने कहा, मैंने कहा जिन लोगों को पकड़ा जाता है, केसेस इतने वीक होते हैं कि विक्ट्री साइन बना के जो लोग जब रिहा हो जाते हैं कि देखिए हमारे ऊपर तो कुछ था ही नहीं, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं खुदा की कसम खा के बात कहता हूँ, बिल्कुल मैं आपको हल्फन बात बताता हूँ कि ऐसा कोई बंदा हमने नहीं पकड़ा आज तक कि जो दूध का धुला हो। इनके ऊपर जिन पे केसेस हैं ये सब गलत है और ये वाकई इन्होंने ये मुजरिम है, लेकिन ये मुलजिम है, मतलब जब साबित नहीं हो पाएगा सारी बातें, फिर आप मुलजिम रहेंगे ना। फिर मैंने कहा फिर वीकनेस कहाँ पर आती है? यानी आपके पास मैन एफर्ट की कमी है, आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में कमी होती है, टीम आपकी माठी है, कहीं ना कहीं से तो मार खा रहे हैं ना, क्योंकि तनकीद तो फिर नैब पे शुरू हो जाती है। जी चौधरी साहब देखें, फिजा ज़्यादा तफसील नहीं बता काम में नैब को कहें को वो जी अगर फलां आदमी को उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की तो डिस्टेबलाइज हो जाएगी गवर्नमेंट, भी जहन्नम में जाए ये डिस्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइजेशन। हम चाहते हैं कि जो गला जिसने लूट मार की है उसके गले में रस्सा डालो, पीरियड। हुकूमत हो या कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। और चेयरमैन नैब का तो यही नारा है कि हम फाइल नहीं फेस नहीं फाइल देखते हैं, तो फिर उस पर अमल करें।
अच्छा चौधरी, लेकिन आखिरी पॉइंट में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जानना चाहूंगी कि फिर वही मसला आ जाता है ना कि जब किसी पे हाथ भी डाला जाता है और कोई अगर छूट जाता है, जी विक्ट्री साइन बना के छूट जाता है, तो इनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन टीम की अच्छी नहीं होती, फिर वो किसकी कमजोरी समझी जाए? नहीं, अब वो इस पर काफ़ी कर दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद बड़ा मुजाहिद इंसान है। वो मतलब फियरलेसली उन्होंने नैब को अगर अदारे के तौर पर किसी अदारे ने बचाया तो वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज ने तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद। उन्होंने 2 टोक अहकाम दिए, जज बढ़ाए, जो करना करो 3 महीने में फैसला कर दो, या हन्ने या बन्ने। तो आई थिंक दिस इज़ द वे। ठीक है जी सिद्दीक, आपका लास्ट कमेंट। जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म है, अगर उस पर अमल दरामद हुकूमत कर ले तो केसेस रोजाना की बुनियाद पर चलेंगे और जल्दी फैसले होंगे, और ये बहुत ही अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम के लिए और एहतसाब के मरहले के लिए। ठीक है सिद्दीक जान, आपकी बड़ी खबर के लिए बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपका भी बहुत के लिए। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।